हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों बहुत ही दिनों से हम आपके लिए कोई भी वीडियो लेके नहीं आ रहे थे, उसके लिए हम आपसे माफी मांगना चाहेंगे। लेकिन दोस्तों आज है 1 जनवरी 2026 और जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम आज से आपके लिए आरआरबी 2026 वाली जो यूथ की बुक है सामान्य विज्ञान की, उसको हम आपके लिए स्टार्ट करेंगे। और आज से हम ये बुक आपके लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें आज हम आपके लिए स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी। इसी तरह से हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी टॉपिक के वीडियो लेके आने वाले हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑलरेडी दे दिया है। दोस्तों इस बुक को हम लाइन बाय लाइन समाप्त करने वाले हैं और सबसे पहले दोस्तों टारगेट हम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पे रखेंगे, क्योंकि हमको पता है आगे आपका एएलपी का एग्जाम होने वाला है, टेक्नीशियन का एग्जाम होने वाला है और वहां पे साइंस पूरी एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाली है। तो हम पहले चैप्टर जो कवर करेंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड वाले करेंगे, ताकि आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आप आसानी से एग्जाम हॉल में कर पाए। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बुक है, इससे आपके सारे क्वेश्चन आराम से कवर हो जाएंगे, आपको कहीं भी भटकने की और जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं बायोलॉजी की क्लास नंबर 1। दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपीरेशन के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन, कौन सा वृहद अणु पौधों में ऊर्जा भंडारण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? ऑप्शन ए न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी प्रोटीन या ऑप्शन नंबर डी विटामिन। दोस्तों जो वृहद अणु है वो है स्टार्च। स्टार्च जो है ये पौधों में ऊर्जा भंडारण के लिए जो है मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। दोस्तों पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। यह ग्लूकोज त्वरित ऊर्जा के लिए उपयोग हो सकता है, लेकिन अतिरिक्त ग्लूकोज को पौधे स्टार्च के रूप में पत्तियों, तनों, जड़ों, बीजों और कंदों में संग्रहित करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर पौधे इस संग्रहित स्टार्च को फिर से ग्लूकोज में बदलकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अर्थात स्टार्च ही पौधों में ऊर्जा का प्रमुख भंडारण रूप है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या जल तथा जल में घुले हुए खनिजों के अवशोषण और उसे जड़ों से पत्तियों तक भेजने में सहायता करता है? ऑप्शन ए वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी स्थानांतरण या ऑप्शन नंबर डी प्रकाश संश्लेषण। तो दोस्तों ये है हमारा वाष्पोत्सर्जन। जो वाष्पोत्सर्जन है दोस्तों, ये जल तथा जल में घुले हुए खनिजों के अवशोषण और उसे जड़ों से पत्तियों तक भेजने में सहायता करता है। ठीक है दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन की बात करें तो वाष्पोत्सर्जन जो है ये जल तथा जल में घुले हुए खनिजों के अवशोषण और उसे जड़ों से पत्तियों तक भेजने में सहायता करता है। पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से मिट्टी से पानी और खनिज अवशोषित करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं। ठीक है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इन कथनों के संबंध में सही विकल्प का चयन हमको करना है। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि को वाष्पोत्सर्जन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी है दोस्तों, कथन बी है दोस्तों इसमें, दिन के दौरान जब रंध्र खुले होते हैं वाष्पोत्सर्जन खिंचाव जाइलम में जल की गति के लिए प्रमुख प्रेरक बल बन जाता है। तो इसमें जो कथन है दोस्तों ए और बी, ये दोनों ही कथन क्या है? सत्य कथन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। ए और बी दोनों ही सही है। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि को वाष्पोत्सर्जन के रूप में जाना जाता है, सत्य कथन है। और दिन के दौरान जब रंध्र खुले होते हैं वाष्पोत्सर्जन खिंचाव जाइलम में जल की गति के लिए प्रमुख प्रेरक बल बन जाता है। तो दोनों ही कथन यहाँ पे क्या है? सत्य कथन है। ठीक है दोस्तों, पादप के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में जल की हानि को वाष्पोत्सर्जन हम कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन की दर कई बाह्य कारकों जैसे तापमान, आर्द्रता, सूर्य का प्रकाश, वायुमंडलीय दाब और वायु की गति पर निर्भर करता है। दिन में वाष्पोत्सर्जन की दर ज्यादा होती है, क्योंकि दिन के दौरान जब रंध्र खुले होते हैं तब वाष्पोत्सर्जन खिंचाव जाइलम में जल की गति के लिए प्रमुख प्रेरक बल बन जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, डैश वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पौधे
जल वाष्प के रूप में पानी खो देते हैं। तो यह है दोस्तों वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पौधे जल वाष्प के रूप में पानी खो देते हैं। पौधों द्वारा जमीन से अवशोषित पानी को वाष्प के रूप में बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया में पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करती है तथा यह पानी जाइलम नामक ऊतकों के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है एवं पत्तियों में मौजूद सूक्ष्म रंध्रों, जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, से पानी वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। और वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो पोटोमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा पौधे पत्तियों के किनारों या मार्जिन पर स्थित जल रंध्र, किसके द्वारा? जल रंध्र नामक संरचनाओं से जल मुक्त करते हैं? तो दोस्तों ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिंदु स्त्राव। बिंदु स्त्राव के द्वारा जो है पौधे पत्तियों के किनारों या मार्जिन पर स्थित जल रंध्र नामक संरचनाओं से जल मुक्त करते हैं। ठीक है, जल रंध्र की बात करें दोस्तों तो बिंदु स्त्राव पौधों में एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे पत्तियों के किनारों या मार्जिन पर स्थित जल रंध्र नामक संरचनाओं से जल मुक्त करते हैं। यह आमतौर पर रात या सुबह के समय होता है जब मिट्टी बहुत गली होती है और वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है, क्योंकि रंध्र बंद रहते हैं उस समय। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक पौधा स्पर्श की अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप अपनी पत्तियां कैसे हिलाता है? दोस्तों एक पौधा जो है स्पर्श की अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप अपनी पत्तियों को जो है दोस्तों उनमें पानी की मात्रा को बदलकर हिलाता है। क्या करता है? उनमें पानी की मात्रा को बदलकर जो है यह अपनी पत्तियों को हिलाता है। दोस्तों बात करते हैं पौधे स्पर्श की अनुक्रिया की। तो दोस्तों पौधे स्पर्श की अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप अपने पत्तियों में पानी की मात्रा बदलकर उन्हें संकुचित करने या हिलाने का कार्य करते हैं। पौधों द्वारा की गई यह प्रतिक्रिया थिग्मोनेस्टी कहलाती है। क्या कहलाती है? थिग्मोनेस्टी कहलाती है। यह प्रतिक्रिया पौधों को संभावित खतरे से बचाने का कार्य करती है। छुई मुई का पौधा स्पर्श के प्रति उपयुक्त प्रतिक्रिया करने वाले पौधे का उदाहरण है। कौन सा? छुई मुई का पौधा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंथेटिक ऑक्सिन 2,4-D का उपयोग आमतौर पर डैश के रूप में किया जाता है। दोस्तों सिंथेटिक ऑक्सिन जो है 2,4-D, इसका उपयोग आमतौर पर जो है हर्बिसाइड के रूप में किया जाता है। किसके साइड ग्रुप में? हर्बिसाइड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों सिंथेटिक ऑक्सिन की बात करें 2,4-D की, तो इसका आणविक सूत्र होता है क्या? C8H6Cl2O3। इसका उपयोग हर्बिसाइड के रूप में किया जाता है। यह छिड़काव किए गए पौधों पर हार्मोनल प्रभाव उत्पन्न करके खरपतवारों को नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। H.H. डिक्सन ने जाइलम में जल परिसंचरण की व्याख्या करते हुए ससंजन तनाव सिद्धांत का पहला विस्तृत विवरण कब दिया था? तो दोस्तों H.H. डिक्सन ने जो है जाइलम में जल परिसंचरण की व्याख्या करते हुए ससंजन तनाव सिद्धांत का पहला विस्तृत विवरण जो है ये 1914 में दिया था। कब दिया था? 1914 में। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें H.H. डिक्सन के बारे में, तो H.H. डिक्सन ने जाइलम में जल के परिसंचरण को समझाने के लिए ससंजन तनाव सिद्धांत का प्रस्ताव 1914 में दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार दोस्तों जाइलम में पानी का संचालन पौधे के शीर्ष पर वाष्पोत्सर्जन के कारण उत्पन्न होने वाले तनाव के माध्यम से होता है। जल के अणुओं के बीच ससंजन जो एक दूसरे से चिपकने की क्षमता रखते हैं और जाइलम की दीवारों के साथ आसंजन चिपकने की क्षमता इस तनाव को बनाए रखने में मदद करता है। तो ये जो था ये सिद्धांत था किसका? H.H. डिक्सन का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रक्षक कोशिकाओं में होने वाले कौन से परिवर्तन रंध्रों के खुलने का कारण है? दोस्तों रक्षक कोशिकाओं में होने वाले कौन से परिवर्तन जो है रंध्रों के खुलने का कारण होते हैं? तो ये है रक्षक कोशिकाओं में जल का प्रवेश और उनका फूलना। ये जो है ये रंध्रों के खुलने का कारण होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, रक्षक कोशिकाओं में जल का प्रवेश और उनका फूलना रंध्रों के खुलने का कारण होता है।
रंध्र पौधों के अधिगम पर सूक्ष्म दीर्घवृत्तीय छिद्रों के रूप में पाए जाते हैं। प्रत्येक छिद्र दो विशेष वक्राकार किडनी शेप्ड कोशिकाओं से घिरा होता है, जिसे रक्षक कोशिकाएं हम कहते हैं। प्रत्येक रक्षक कोशिका में केंद्रक, कोशिका द्रव्य, रिक्तिका तथा असंख्य हरित लवक होते हैं। इन सजीव कोशिकाओं से रंध्र खुलते और बंद होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वायुमंडलीय दाब और वाष्पोत्सर्जन की दर एक दूसरे के डैश होती है। तो दोस्तों वायुमंडलीय दाब और वाष्पोत्सर्जन की दर जो है ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब उल्टी होती है। दोस्तों वायुमंडलीय दाब और वाष्पोत्सर्जन की दर एक दूसरे के कैसी होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। वायुमंडलीय दाब बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है? घटती है, तथा वायुमंडलीय दाब घटने पर वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है? बढ़ती है। तो क्या होती है? ये व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है? तो दोस्तों श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है? तो ये रंध्र में होता है। किस में होता है? रंध्र में। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधों की पत्तियों में एपिडर्मिस कोशिका के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम रंध्र कहते हैं, जो एक जोड़ी रक्षक कोशिकाओं से घिरे होते हैं, और इन्हीं रंध्रों के द्वारा श्वसन के दौरान गैसीय विनिमय होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकल्प पौधों में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है? तो उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है कौन कौन सा? वो दर्शाता है वाष्पोत्सर्जन, विसरण और संग्रहण। ये जो है ये उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है। दोस्तों वाष्पोत्सर्जन, विसरण और संग्रहण जो है ये पौधों में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है। पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में वातावरण में निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन हम कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पादप के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में जल की हानि को डैश कहा जाता है? दोस्तों पादप के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में जल की हानि को हम क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। तो 20 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। पादपों के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल का बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन की दर को पोटोमीटर यंत्र द्वारा मापा जा सकता है, ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पादपों की पत्तियों पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों पोरस का नाम बताएं। तो ये है दोस्तों कौन सा? रंध्र। रंध्र पाए जाते हैं पादप की पत्तियों पर सूक्ष्म छिद्र। ठीक है, पादपों की पत्तियों पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र कहते हैं। ये छिद्र पादपों में गैस का आदान प्रदान करते हैं। यह द्वार कोशिकाओं से घिरी होती है। किससे घिरी होती है? द्वार कोशिकाओं से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गार्ड कोशिकाएं किस प्रक्रिया में शामिल है? दोस्तों गार्ड कोशिकाएं जो है ये वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में शामिल होती है। किसके? वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में। गार्ड कोशिकाएं वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में शामिल होती है। ये कोशिकाएं पत्तियों, तने और अन्य अंगों के बाह्य त्वचा में स्थित विशेष कोशिकाएं होती है, जिनका उपयोग गैस के आदान प्रदान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। किसका? गार्ड कोशिकाओं का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पादपों में तापमान नियमन में मदद करता है? तो दोस्तों पादपों में तापमान नियमन में मदद करता है कौन? वाष्पोत्सर्जन। तो ए इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों वाष्पोत्सर्जन पादपों में तापमान नियमन में मदद करता है। वाष्पोत्सर्जन मिट्टी से पानी के अवशोषण में मदद करता है। अवशोषित पानी जड़ों से पत्तियों तक जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से जाता है, और वाष्पीकरण के दौरान वाष्पोत्सर्जन पौधे की सतह ठंडी रखने में मदद करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वाष्पोत्सर्जन इनमें से मुख्यतः किस स्थल पर नहीं होता है? तो दोस्तों वाष्पोत्सर्जन जो है मुख्यतः अंतःकोशिकीय अंतरालों पर नहीं होता है। किस पर नहीं होता है? अंतःकोशिकीय अंतरालों पर। वातरंध्र हो गया, रंध्र हो गया, उपत्वचा हो गया, इसमें वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है दोस्तों, पौधों में वाष्पोत्सर्जन पत्तियों, उनमें उपस्थित स्टोमेटा, वातरंध्रों, उपत्वचा आदि द्वारा होता है, परंतु अंतःकोशिकीय अंतरालों में नहीं होता है। वाष्पोत्सर्जन पौधों के माध्यम से होने वाले पानी के आवागमन और इसके वायवीय भागों में वातावरण में होने वाले वाष्पीकरण की प्रक्रिया है। वाष्पोत्सर्जन मिट्टी से पानी अवशोषण में मदद करता है, तथा इस प्रक्रिया से पौधों की सतह कैसी होती है? ठंडी बनी रहती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
गार्ड कोशिकाओं में डैश प्रवाहित होने पर वे फूल जाती है, जिससे स्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है। दोस्तों, गार्ड कोशिकाओं में पानी प्रभावित होने पर, क्या प्रभावित होने पर, पानी के प्रभावित होने पर क्या हो जाता है, वे फूल जाती है, जिससे स्टोमेटा का छिद्र क्या हो जाता है, खुल जाता है। ठीक है दोस्तों, गार्ड कोशिकाओं में पानी प्रभावित होने पर वे फूल जाती है, जिससे स्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है। जब के प्लस आयन गार्ड कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं तो स्टोमेटा खुल जाते हैं, तथा के प्लस आयन गार्ड कोशिकाओं से बाहर जाते हैं तो स्टोमेटा क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधे डैश द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, पौधे जो है ये वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो है अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन की बात करें तो पादप के वायवीय भागों द्वारा जल की वाष्प के रूप में हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। वाष्पोत्सर्जन 3 प्रकार का होता है। एक होता है वातरंध्रीय, एक होता है अधिचर्मी और एक होता है पर्णरंध्रीय। अब वातरंध्रीय की बात करें दोस्तों, तो काष्ठ में उपस्थित वातरंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यह कुल वाष्पोत्सर्जन का 0.1% होता है। अधिचर्मी की बात करें तो पर्ण तथा अन्य वायवीय पादप भागों द्वारा जल की वाष्प के रूप में हानि अधिचर्मी वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पर्णरंध्री की बात करें तो पर्ण तथा पादप के कोमल भागों पर स्थित पर्णरंध्र द्वारा जल की वाष्प के रूप में हानि को पर्णरंध्री वाष्पोत्सर्जन हम कहते हैं। पर्णरंध्र गैसों के आदान प्रदान हेतु खुली अवस्था में होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन डैश के द्वारा होता है। तो दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन जो है ये रंध्र के द्वारा होता है, अभी हमने आपको बताया। दोस्तों, पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन हम कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः पर्णरंध्र द्वारा होता है। पर्णरंध्र की संरचना में पत्तियों की निचली सतह पर पर्णरंध्र अधिक व ऊपरी सतह पर पर्णरंध्र कम संख्या में पाए जाते हैं। जो तो पत्तियों की निचली सतह पर पर्णरंध्र कैसे होते हैं, अधिक संख्या में पाए जाते हैं, और ऊपरी सतह पर पर्णरंध्र कम संख्या में पाए जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन। पौधों में जलवाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है, तो वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वन डैश द्वारा वातावरण में नमी को बढ़ाते हैं। तो वन जो है ये वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो है वातावरण में नमी को बढ़ाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश स्थितियों में वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। तो दोस्तों, उच्च आर्द्रता की स्थिति में वाष्पोत्सर्जन कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, उच्च आर्द्रता की स्थितियों में वाष्पोत्सर्जन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं, तो पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को हम बोलते हैं क्या, ये बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन हम बोलते हैं। पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को वाष्पोत्सर्जन या फिर ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। पेड़ पौधे मिट्टी से जिस जल का अवशोषण करते हैं उसके केवल थोड़े से अंश का ही पादप शरीर में उपयोग होता है। वाष्पोत्सर्जन की दर को जिस यंत्र द्वारा मापा जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो पोटोमीटर कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों में डैश अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज के संचरण में मदद करता है। तो दोस्तों, पौधों में जो है ये वाष्पोत्सर्जन जो है ये अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है। ठीक है, दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन जो है ये पौधों में अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला, वाष्पोत्सर्जन। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के सारे क्वेश्चन किसके, वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन के। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है वो क्या है, वो है हमारा प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के जितने भी क्वेश्चन अभी तक के रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं सारे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ में। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए इसी तरह की क्लास लेके आ सके। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।